हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग लेसन नंबर 4 के घर्षण टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। और इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम सॉरी बोलना चाहते हैं, क्योंकि 2 वीडियो बना चुका हूं और अभी तक आप लोगों को अपना नाम नहीं बताया, इसलिए सॉरी। देखिए, मेरा नाम है नरेंद्र भारद्वाज और मैं इन्हीं सर के कोचिंग में पढ़ा हुआ हूँ और इसी साल मैंने 12 के एग्ज़ाम दिए हैं जिसके रिज़ल्ट आने वाले हैं। तो देखिए, मुझे जितनी शिक्षकों से शिक्षा मिली है, मैं भरसक प्रयास करूंगा कि उतनी शिक्षाएं आपको दे सकूं। यदि आप लोग को मेरी वीडियो समझ में नहीं आती है तो आप लोग सर को कमेंट कीजिए, क्योंकि देखिए, आप लोग पढ़ाई से खिलवाड़ मत कीजिए। अगर समझ में ना आता हो तो भी बताइए, क्योंकि दूसरे टीचर भी हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे घर्षण के बारे में कि घर्षण क्या होता है, घर्षण कितने प्रकार का होता है, ठीक है, और इसका हमारे दैनिक जीवन में उपयोग क्या है। तो आते हैं हम लोग अपने टॉपिक घर्षण पे। तो देखिए, घर्षण होता क्या है। घर्षण नाम से क्लियर होता है कि रगड़ाहट, यानी रगड़ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, घर्षण। और घर्षण के लिए यानी रगड़ के लिए 2 पृष्ठों का होना क्या है, आवश्यक है। तो जब 2 पृष्ठ होंगे तभी हम लोग का क्या होगा, घर्षण होगा। क्या होगा, घर्षण होगा। तो आइए समझते हैं हम लोग घर्षण होता क्या है। तो देखिए, एक वस्तु है और ये एक सरफेस है, और वस्तु इस सरफेस पे मूव कर रही है। तो इन दोनों सरफेसों के बीच क्या होता है, घर्षण होता है। यानी जैसे ये इस पे ऐसे मूव करेगी तो इस पे क्या करेगी, ये रगड़ खाएगी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, घर्षण। और घर्षण में ही एक इससे बल उत्पन्न हो जाता है, यानी घर्षण से ही एक बल उत्पन्न होता है जिसको बोलते हैं हम लोग घर्षण बल। घर्षण बल ये उसी में का एक है जिसको हम चौथा नाम दे दे रहे हैं, ठीक ना, लोटनी घर्षण बल। इसको समझते हैं, इसमें क्या कैसे होता है। तो देखिए, लोटनी घर्षण बल मैंने पहले ही बताया कि ये गोलाकार वस्तु पे क्या होता है, गोलाकार वस्तुओं में ये लोटनी घर्षण बल लगता है। तो देखिए कैसे, मान लीजिए कोई पहिया है या कोई गोल सा कोई भी वस्तु हो सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए एक पहिया है और ये क्या हो रही है, रोड पे लुढ़क रही है। क्या हो रही है, रोड पे लुढ़क रही है। तो देखिए, इसमें कैसे घर्षण बल काम करता है कि जैसे ही पहिया पर जैसे हम लोग फोर्स लगा के ऐसे आगे लुढ़का रहे हैं इसको, तो जैसे ऐसे राउंड करेगा तो इस पर जो लगने वाला फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। यानी इससे ये इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, इस पर फोर्स लगेगा पहिए द्वारा इस रोड पे, जिससे ये क्या करेगी, आगे बढ़ेगी। लेकिन जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो क्या कहाँ लगता है, जो लगने वाला फोर्स होता है इसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब विपरीत दिशा में, इधर क्या लगेगा, हम लोग का फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, जो इसको आगे जाने से क्या करेगा, रोकेगा। और ये फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगता है, तो इस पहिए और इस पृष्ठ के सतहों के कहाँ लगेगा, बीच कौन सा लगेगा, ये लोटनी घर्षण बल। कौन सा लगेगा, लोटनी घर्षण बल। तो इतना क्लियर आया घर्षण क्या होता है और इसके जो प्रकार हैं, स्थैतिक, गतिज, सीमांत और लोटनी घर्षण बल। इतना क्लियर हो आप लोग को। चले, इन जो घर्षण है और घर्षण के प्रकार हैं इनको एक ग्राफ द्वारा समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ग्राफ बना रहा हूँ, देखिए। जिसे मान लीजिए क्या है, एक ग्राफ बनाया है इसका, ये क्या है, एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। ये जो एक्स अक्ष है ये लगने वाले बल को बता रहा है, किसको, लगने वाले बल को बता रहा है, ठीक। और ये जो है फ्रिक्शन फोर्स को बता रहा है, यानी घर्षण बल को बता रहा है, किसको, घर्षण बल को बता रहा है, किसको, घर्षण बल को। इतना क्लियर है। तो मैंने जब घर्षण बता रहा था तो उस समय बताया कि यदि कोई वस्तु है, ठीक, हैवी कोई वस्तु है,
इस पर जब हम लोग फोर्स लगाते हैं, इस पर जब हम लोग बल लगाते हैं तो इसमें जो घर्षण बल उत्पन्न होता है वो अपने आप को मैनेज करता है इस फोर्स के अनुसार, ठीक ना। जितना फोर्स लगाएंगे वो ये घर्षण बल उतना फोर्स क्रिएट कर देगा और इसको बैलेंस करके इसको क्या कर देता है, जीरो कर देता है और वस्तु वहीं की वहीं रह जाती है। फिर थोड़ा और फोर्स बढ़ाते हैं तो ये घर्षण बल उस फोर्स के अनुसार फिर अपने आप को क्या कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है और फिर उस फोर्स को क्या कर देता है, बैलेंस कर देता है। तो जैसे जैसे हम लोग जो बल लगाते हैं उसका मान बढ़ाते हैं तो जो ये घर्षण बल है ये अपने आप को उस बल के अनुसार क्या करता जाता है, एडजस्ट करता हुआ जाता है, ठीक है। यानी जितना बल लगाएंगे उतना घर्षण बल क्या करेगा, इसमें एडजस्ट कर लेगा और इस बल को क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा। लेकिन एक ऐसी स्थिति आती है जहाँ पे घर्षण मान का एकदम मान क्या होता है, अधिकतम होता है और जैसे इससे अधिक बल लगाते हैं कि वस्तु क्या करना शुरू कर देती है, मोशन करना शुरू कर देती है, ठीक है। उसके बाद से एकदम बल क्या होता है, एक समान लगा रहता है और वस्तु क्या होती है, आगे बढ़ती चली जाती है। तो इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ से समझिए जो ये वाला पीरियड है, इतना पोर्शन, इतना वाला पोर्शन, इसको हम लोग बोलते हैं, इस समय वस्तु क्या होती है, जितना बल लगाते हैं उतना घर्षण बल अपने आप को एडजस्ट कर लेता है और इस बल को क्या कर देता है, बैलेंस कर देता है, जिससे वस्तु एक जगह स्थिर रह जाती है। और स्थिर वस्तु में जो घर्षण बल लगता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, स्थैतिक घर्षण बल। तो ये क्या हो गया हम लोग का, स्थैतिक घर्षण बल, ठीक है। ये क्या हो गया, स्थैतिक घर्षण बल, ये वाला पोर्शन, इतने वाला पीरियड, ठीक है। अब ये जो टॉप वाला है यानी यहाँ पे जाके घर्षण बल का मान सबसे अधिकतम है। अब जैसे उससे ज़्यादा बल लगाएंगे कि वो वस्तु क्या होने लगेगी, मोशन करने लगेगी, क्या करने लगेगी, मोशन करने लगेगी। तो यहाँ पे जो घर्षण लगता है यानी जो घर्षण का अधिकतम मान है, पीक वैल्यू हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीमांत घर्षण बल, क्या कहते हैं, सीमांत घर्षण बल। यानी वस्तु की सबसे अधिकतम यानी उतना तक फोर्स वो क्या करेगा, जितना फोर्स लगाएंगे उतना तो फोर्स वो अपने आप को एडजस्ट कर उसको बैलेंस कर देगा। लेकिन जैसे जैसे फोर्स का मान बढ़ाएंगे तो एक ऐसी स्थिति आएगी जहाँ से वो घर्षण बल क्या हो जाएगा, टूट जाएगा और वस्तु क्या करने शुरू कर देगी, मोशन करना शुरू कर देगी, ठीक है। तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं हम लोग, सीमांत घर्षण बल। यानी घर्षण बल का वह मान जिस समय वस्तु क्या होने वाली होती है, यानी बल का मान बढ़ा दिए होते हैं तो ठीक जिस समय वस्तु क्या करने वाली होती है, मोशन करने वाली होती है, उस समय जो घर्षण बल लगता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सीमांत घर्षण बल। इतना क्लियर हुआ। अब ये जो उसके बाद से वस्तु क्या करने लगती है, एक समान से क्या, अब उस पर बल समान लगता है और वो क्या करती है, मोशन करते हुए आगे चली जाती है। तो इस पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें गति के दौरान लगता है तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, गतिज घर्षण बल, गतिज घर्षण बल। तो इतना क्लियर हुआ इस ग्राफ द्वारा। ये जो पीरियड बता रहा है किसको बता रहा है, स्थैतिक घर्षण बल को। इसमें जितना हम बल लगाते हैं उतना बल, घर्षण बल अपने आप को एडजस्ट करके इस बल को क्या करता है, बैलेंस कर देता है और वस्तु स्थिर रहती है। और उस समय इस घर्षण बल को क्या बोलते हैं, स्थैतिक घर्षण बल। एक समय ऐसा आता है कि घर्षण बल का मान अब एकदम अपने टॉप पोजीशन पे पहुंच जाता है और जैसे उसे थोड़ा बल लगाते हैं कि वस्तु क्या करना शुरू कर देती है, मोशन करना शुरू कर देती है। जिस समय मोशन करना शुरू करती है उस समय जो घर्षण बल लगता है उसे बोलते हैं सीमांत घर्षण बल। यही जो होता है घर्षण बल का सबसे अधिकतम मान होता है यहाँ पे। वैसे जब गति क्या करती है, अब मोशन करने शुरू कर देती है, इस समय जो हम लोग का बल होता है एक फिक्स हो जाता है, उस बल से हम लोग आगे धकेलते हुए वस्तु को लेकर चले जाते हैं। तो उस समय जो घर्षण बल लगता है वस्तु और पृष्ठों के मध्य, तो उसको बोलते हैं क्या, गतिज घर्षण बल। और लोटनी घर्षण बल तो आप लोग समझ ही गए, ठीक है। तो ये इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है, मतलब इस लेसन का लास्ट टॉपिक है घर्षण। आज ये समाप्त हो गया। अब चलेंगे इसके न्यूमेरिकल्स पर। तो न्यूमेरिकल करने से पहले हम लोग कुछ उदाहरण कर लेते हैं जिससे अभ्यास प्रश्न करने में क्या होगी, आसानी होगी, ठीक है। तो चलते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते। तो चलिए दोस्तों, इसके कुछ उदाहरण मैंने दिए हैं, इसको देखते हैं और ये दो उदाहरण करने के बाद फिर और कुछ उदाहरण देखेंगे।
और उसके बाद से अगली वीडियो में हम लोग अभ्यास प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला उदाहरण। न्यूटन के प्रथम गति विषयक नियम को किस नाम से जाना जाता है। यानी जो न्यूटन ने गति विषयक नियम जो नियम दिए थे, 3 नियम दिए थे, उसमें जो प्रथम नियम है उसको और किस नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन कहने का मतलब यही है। तो सबसे पहले प्रथम नियम क्या था ये तो जान ले एक बार और, क्योंकि पीछे तो पढ़ ही लिए हैं, एक बार और भी जान लेते हैं। तो न्यूटन का जो प्रथम नियम था वो ये था कि यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी, यदि वो विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी। तो उनका प्रथम नियम यही था कि यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील रहेगी, यदि विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। लेकिन इनसे पहले गैलीलियो नामक भी वैज्ञानिक थे जिन्होंने इनकी बातों को कहा था, लेकिन उसमें वो एक बात कहना भूल गए थे जिनको इन्होंने पूरा कर दिया। तो इस भ्रम में आकर आप लोग गैलीलियो और जड़त्व का नियम, ये इनके तो प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, तो ये जड़त्व का नियम और गैलीलियो का नियम समझ के ये सी वाला ऑप्शन न मार दीजिएगा, ठीक ना। उन्होंने गैलीलियो ने कहा था तो वो बात भूल जाइए, लेकिन जो न्यूटन ने दिया था उनके जो प्रथम नियम है उसको हम लोग जाना जाता है किस नाम से, जड़त्व के नियम के नाम से, ठीक ना। अब ये मत समझ के मारिएगा कि गैलीलियो ने भी इनकी बात को कहा था लेकिन एक बात भूल गया था, तो आप कंफ्यूजन में आके इस सी वाले ऑप्शन को ना मार दीजिएगा, ठीक ना। इनका जो प्रथम नियम था उस किस नाम से जाना जाता है, जड़त्व के नियम के नाम से। यानी इसका पहला करेक्ट आंसर क्या हो गया, पहले का ऑप्शन नंबर बी। इतना क्लियर है। चलिए देखते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ कि एक 5 kg की वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाया गया है, ठीक ना, लगाया जाए या लगाया गया है, तो उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण क्या होगा। जैसे हम लोग किस वस्तु पे बल लगाएंगे तो वस्तु मोशन करना शुरू कर देगी, और जैसे ही मोशन शुरू करेगी तो उसमें एक त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। तो हम लोग 5 kg की वस्तु है उस पर 10 न्यूटन का बल लगाए हैं तो जरूर मोशन करेगी, और मोशन करेगी तो उसमें त्वरण उत्पन्न होगा, और उसी त्वरण को हम लोग को क्या करना है इसमें फाइंड आउट करके और सही करेक्ट यानी सही आंसर क्या करना है, चुनना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो चलिए इसको हल करके देखते हैं। देखिए सबसे पहले न्यूमेरिकल को हल करते समय देखते हैं कि क्या क्या उसमें चीज़ें दी गई हैं और क्या पूछ रहा है। उसके बाद से फार्मूले का हम लोग चयन करते हैं और उसमें से जो जिस राशि के बारे में पूछा जाता है उसको निकाल के हम लोग आंसर लाते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे हल कर रहा हूँ दूसरे एग्जाम्पल को। देखिए क्या दिया है, सबसे पहले तो एक 5 kg की वस्तु है, 5 kg मतलब उसका द्रव्यमान है। तो क्या दिया है, m का मान दिया है कितना, 5 kg। कितना दिया है, 5 kg। अब उस 5 kg की वस्तु पर कितने न्यूटन का बल लग रहा है, बल लग रहा है F, कितने न्यूटन का, तो 10 न्यूटन का। कितने न्यूटन का, 10 न्यूटन का। 10 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है तो उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण, अब वस्तु मोशन करेगी तो उसमें त्वरण तो उत्पन्न होगा ही, जाहिर सी बात है। तो क्या पूछ रहा है हम लोग को, एक्सेलरेशन पूछ रहा है, त्वरण पूछ रहा है। तो न्यूटन के दूसरे नियम से, जिसको हम लोग बल का नियम कहते हैं, तो उसमें एक फार्मूला आया था F बराबर m×a, जिसका मतलब होता है कि यदि कोई वस्तु है और उस पर हम बल लगा रहे हैं तो उसमें मोशन होगा। तो इसके रिलेटेड में दिए थे, तो उन्होंने बताया था यदि किसी वस्तु पे बल लगाते हैं तो जो बल का मान होता है उस वस्तु के द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो उसी फार्मूले से हम लोग किसका मान निकालेंगे, ए का मान निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि उसमें बल है, द्रव्यमान है, त्वरण है, इस पे जिक्र किया गया है और इस क्वेश्चन में इन्हीं तीनों बातों पे भी जिक्र किया गया है। तो उस फार्मूले से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ए का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए निकाल कर देखते हैं। तो क्या है उनका दूसरा नियम, F बराबर m×a, ठीक। F का मान दिया है कितना, 10, m का मान कितना दिया है, 5, a का मान निकालना है। जिसे जानते हैं आप लोग कि अगर इधर ऐसे सब एक एक पद हैं तो डायरेक्टली इसे कटा सकते हैं, या यहाँ तो इसे एक यहीं पे रहने दीजिए और इसको पक्षांतर भी करके कटा सकते हैं। इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। तो जैसे ही कटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 10 है, ये 5 है, ठीक है। तो जैसे इधर से इसको पक्षांतर करेंगे तो a का मान कितना निकल कर आएगा, a बराबर 5 2 10, यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
इनके मात्रक पे भी ध्यान दीजिएगा कि जो मात्रक हो सारे एक पद्धति में हो, ठीक है। एमकेएस में हो तो एमकेएस में हो, सीजीएस में हो तो सीजीएस में। तो ये सारे एमकेएस पद्धति में है, इसलिए जो हम लोग त्वरण का मात्रक लगाएंगे वो भी एमकेएस पद्धति में लगाएंगे। तो कितना आया, ए का मान 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आइए देखते हैं इस कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड तो ऐसे ही रॉन्ग है। क्या है, ये तो वेग का मात्रक है, ये भी वेग का मात्रक है। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इतना आया है ना, इसका मतलब इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो सीजीएस पद्धति में चला गया तो ये तो होगा नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी, और बाकी सब क्या है, गलत है। तो इतना क्लियर हुआ, समझ में आया, ठीक है। चलिए और कुछ उदाहरण देखते हैं। हाँ तो चलते हैं अगले उदाहरण की तरफ। देखिए तीसरा उदाहरण है कि 1 किलोग्राम भार बल का मान होता है। देखिए हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं 1 किलोग्राम भार के बारे में, तो उसमें बताया होगा कि 1 किलोग्राम भार बल वह बल है जिसके द्वारा पृथ्वी 1 किलोग्राम वस्तु को अपनी ओर ऊर्ध्वाधरता आकर्षित करती है। यानी 1 किलोग्राम वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो उसमें मान निकाला गया होगा इसका, 1 किलोग्राम भार बल का मान निकाला गया होगा कि जो इसका मान होता है 1 किलोग्राम भार बल का मान जो आर होता है वो किसके बराबर होता है, mg के। तो कितनी केजी की वस्तु को 1 केजी एकांक माना जाता है, तो m का मान कितना रखेंगे 1 और g का मान कितना होता है 9.8। तो इसमें मल्टीप्लाई किए थे तो कितना आया था 9.8, और कितने बल से खींचती है, यानी बल होता है तो इसका मात्रक न्यूटन। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी, क्या 9.8 न्यूटन। जो 1 किलोग्राम भार बल का मान होता है वो किसके बराबर होता है, 9.8 न्यूटन के बराबर होता है, यानी गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है। इतना क्लियर हुआ। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, चौथा एग्जाम्पल कि एक 12 किलोग्राम का टुकड़ा 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से चला आ रहा है। कोई एक टुकड़ा है किसी भी चीज का, उसका वेट कितना है 12 केजी, और वह उसकी स्पीड कितनी है, किस वेग से आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से चला आ रहा है। जो एक दीवार से टकराने के बाद, मान लीजिए उधर से आ रहा है वो और इस दीवार से टकरा गया, इससे टकराने के बाद वो 2 टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। यानी जैसे दीवार से टकराए वो टूटकर 2 टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, जिसका द्रव्यमान क्रमशः, यानी जो 2 टुकड़े हुए हैं उनका द्रव्यमान क्रमशः 4 केजी और 8 केजी है। यदि बड़े टुकड़े का वेग 2 मीटर पर सेकेंड हो तो छोटे टुकड़े का वेग का मान ज्ञात कीजिए। सॉरी यहाँ पे लिखना भूल गए हैं, तो छोटे टुकड़े का वेग ज्ञात कीजिए। तो छोटे टुकड़े का वेग ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए इसको समझते हैं। इसमें देखिए क्या दिया है, एक 12 केजी का टुकड़ा है जो 5 मीटर पर सेकेंड वेग से आ रहा है, और जैसे आया तो इसमें टकराने की बात हुई है, और टकराने की बात हुई है तो आप तुरंत समझ जाए कि ये संवेग संरक्षण का नियम है, क्योंकि उसी में टकराने की, 2 वस्तुओं की टकराने से जिक्र हुआ है, ठीक है, उसी में। तो 12 केजी का टुकड़ा है जो 5 मीटर पर सेकेंड से चला रहा है। अभी टकराने से पहले का है ये द्रव्यमान, और क्या ये उसका वेग, ये टकराने से पहले का है। तो इसको लिख लेते हैं, टकराने से पहले का द्रव्यमान ये है और ये टकराने के पहले का ही क्या है, इसका क्या है, वो वेग है। तो इसको हल कहाँ करें, चलिए इसको इरेज कर देना, ऊपर वाले को क्वेश्चन को इरेज करके इसको हल करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए टकराने से पहले द्रव्यमान कितना दिया है, यानी m कितना दिया है 12 केजी, और u कितना दिया है, टकराने से पहले हम लोग वेग किसको लेते हैं, u में लेते हैं, कितना दिया है 5 मीटर पर सेकेंड। ये क्या, ये कब का है, टकराने के पहले का है, ठीक है, ये टकराने का पहले का है। अब टकराने के बाद क्या हो रहा है कि वो 2 टुकड़ों में क्या हो जा रहा है, विभक्त हो जा रहा है,
जिनका द्रव्यमान क्या है, यानी m1 कितना है 4 kg और m2 कितना है 8 kg। यदि बड़े टुकड़े का वेग, बड़ा टुकड़ा इसमें जिसका वेट ज़्यादा होगा वहीं बड़ा होगा, तो जो m2 है वो कितने वेग से चलना शुरू कर देता है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और टकराने के बाद का वेग को किससे दिखाते हैं, v से। तो यानी यहाँ पे v1, m1 है तो v1, इसका भी कुछ वेग होगा, m2 है तो v2 बराबर कितना दिया है, 2 मीटर पर सेकेंड हो। तो छोटे टुकड़े का वेग ज्ञात कीजिए, यानी छोटा टुकड़ा जो 4 kg का है वो किस वेग से टकराने के बाद किस वेग से चलेगा, तो यही ज्ञात करना है। तो संवेग संरक्षण का नियम यही कहता है कि यदि दो वस्तुएं एक दूसरे से टकराती हैं तो टकराने से पहले उसका संवेग, जो वस्तुएं हैं, टकराने के बाद उनके संवेगों के योगफल के बराबर होता है। टकराने के पहले संवेग जितना होगा दोनों पिंडों का, और टकराने के बाद जो पिंडों का संवेग होगा वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। जबकि देखिए टकराने से पहले तो एक ही वस्तु है, जो दीवार है तो वो तो स्थिर है, जो गेंद आ रही है वो स्पीड में आके कुछ वेग से आके उससे टकरा रही है, तो ये दिया है इसका संवेग, और टकराने के बाद दो भागों में विभक्त हो जा रहा है तो उन दोनों का संवेगों का योग क्या होगा, इसके संवेग के बराबर होगा। किसके नियम से, संवेग संरक्षण के नियम से। तो चलिए संवेग संरक्षण का नियम समझते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है कि जो टकराने का पहले का संवेग क्या है, mu, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या बोलते हैं, संवेग। तो टकराने का पहले का हो गया, ये बराबर होता है टकराने के बाद के संवेगों को योगफल कहते हैं। ये दो हो गए पिंड, तो इसका संवेग m1 v1 संवेग प्लस m2 v2 हो गया। संवेग संरक्षण के नियम से ये क्या होगा, आपस में दोनों बराबर होंगे। तो सबका तो मान दिया ही है, v1 का मान पूछा है तो निकाल सकते हैं आसानी से। चलिए निकालते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पे निकालते हैं, तो सारे मान दिए हैं, सारे मान पुट करते हैं। चलिए आइए इधर से करते हैं। देखिए m का मान कितना है, 12 kg दिख रहा है ना सबको। m का मान कितना है, देखिए इधर हल करें। m का मान कितना है, 12 kg। u का मान कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड। देखिए मात्रक ध्यान में दिए रहेगा, यदि मात्रक चेंज हो तो उनको एक फॉर्मेट में लाके तब हल करिएगा न्यूमेरिकल्स को, ठीक है। m1 का मान कितना दिया है, 4। v1 का मान ज्ञात ही करना है इसका मान, तो v1 प्लस m2 का मान कितना दिया है, 8, तो 8 इंटू m2 का मान कितना दिया है, 2। चलिए इसमें करिए, कितना हो जाएगा, 12 × 5 = 60। इसका गुणा करेंगे तो 4 v1 प्लस 8 दूना 16, ठीक। इसका मान निकालना है तो इसके जितने भी एक्स्ट्रा पार्ट होंगे इधर लाएंगे, तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बराबर 4 v1। इसमें से इसको सब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, और ये यहाँ पे 4, 44, ठीक, इक्वल टू 4 v1। यहाँ से 11 बार में कट जाएगा, इधर कितना बचा, v1। तो v क्या है, वेग है, तो वेग का मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो v1 का मान कितना है, यानी जो छोटा पिंड होगा टकराने के पश्चात किस वेग से गति करेगा, 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के वेग से क्या करेगा वो, 11 मीटर पर सेकेंड के वेग से क्या करेगा वो, गति करेगा, ठीक ना। मात्रक पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। तो इतना समझ में आया सबको, अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, और जो लोग सब्सक्राइब न किया होंगे वो लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितनी भी नई वीडियो अपलोड किए जाए उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे जाए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे अभ्यास प्रश्न के साथ।